This conference will now be recorded. हॅलो. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 53. दोष प्रकृती वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम दोषाणां प्रकृतिः हानिः वृद्धिः चैवं परीक्षते. इस सूत्र को हमें थोड़ा सा विस्तारित करना है. वो इसलिए कि इसमें कुछ वाक्य है, एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है और उसका विस्तार आवश्यक है. ये वाक्य यह है कि क्षीणे पित्ते कफे चैव वाते पित्ते कफे चैव लक्षणमुच्यते. और दूसरी पंक्ति में ये 52 नंबर दाखवा, 53 को 52 नंबर. इस सूत्र में 52 नंबर. वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते कर्मणाः प्राकृताधा निवृत्तिः प्राकृतात् हानिः वृद्धिः वा अपि विरोधिना. यहाँ पर वृद्धिः वा विरोधिनाम, यहाँ पर कर्मणाम प्राकृतात् हानि, प्राकृत कर्मों की हानि होती है. वात क्षीण पित्त क्षीण श्लेष्मा क्षीण होने के बाद कर्म की हानि होती है, ये ठीक है. किंतु ग्रंथकर्ता का एक विशेष अभिप्राय है, जब ये दोष क्षीण होते हैं, वायु जब क्षीण होता है, पित्त जब क्षीण होता है और श्लेष्मा जब क्षीण होता है, तब शरीर में कुछ अकल्पनीय घटनाएं घटती है. इसलिए दूसरी पंक्ति में, दूसरे पंक्ति के द्वितीय खंड में वृद्धिर्वा विरोधिनाम, यानी जब वायु क्षीण होता है तो वायु के गुणों के विपरीत जो दोष है उसकी वृद्धि होती है. यानी वायु रूक्ष परुष विशद खर है, इसके विपरीत श्लेष्मा स्निग्ध गुरु मंद श्लक्ष्ण सांद्र स्थिर पिच्छिल मृत्स्न है. जब वायु क्षीण होता है, यह हम कहते हैं शरीर रूक्ष होता है, शरीर लघु होता है, शरीर के स्रोतस खर परुष विशद होते हैं, सुशील होते हैं. बस उसके एकदम विपरीत अवस्था श्लेष्मा की होती है. यानी श्लेष्मा के गुरु शीत स्निग्ध पिच्छिल मंद आदि सभी गुण बढ़ने की संभावना होती है, अर्थात हेतु के आधार पर. ये नियम है. इसके लिए संदर्भ हम देखेंगे चरक शारीर स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 5. योगपद्येन तु विरोधिनां धातूनां वृद्धि ह्रासौ भवताः यद्धि यस्य धातोः वृद्धिकरं तत्
ततो विपरीतगुणस्य धातोः प्रत्यवायकरं संपद्यते। हाँ, अब यहाँ पर युगपत शब्द है जिसका अर्थ है एक समयावच्छेदे न, एक ही समय में, और उसका युगपत शब्द का नाम बना है यौगपद्य। एक साथ घटना घटना उसको यौगपद्य कहते हैं। तो यौगपद्येन यानी एक ही साथ, तृतीया धातूनां वृद्धिरासो भवतः, धातुओं का वृद्धि और ह्रास ये समास है, और इसका द्विवचन किया है क्योंकि दो है। रामः रामौ, ह्रासः ह्रासौ, भवतः भवतः ये द्विवचन है, भवति भवताः भवन्ति। यौगपद्य एक साथ वृद्धि और ह्रास होता है। किसका? विरोधी नाम, जितने भी समगुण गुण विरोधी है, यानी शीत गुण है तो शीत गुण विरोधी उष्ण गुण जिन जिन में होने चाहिए अथवा नहीं है, उनमें उष्ण गुण निर्माण होता है। यानी यदि आप उष्ण गुण सेवन करते हो तो श्लेष्मा का सांद्र गुण समाप्त होता है और वायु का शीत गुण समाप्त होता है। रुद्धिर्वा विरोधिना। और इसके उल्टा होता है। जब ये हुआ सन्निपात, यानी एक गुण के परिणाम तीनों दोषों पर। अब इसमें उष्ण गुण जब सेवन करते हैं हम, तो वायु का पित्त का उष्ण गुण बढ़ता है, लेकिन उसके विरोधी जो है, उष्ण गुण के विरोधी यानी वायु, और श्लेष्मा जो मूलतः शीत है, तो उष्ण गुण से वायु का उष्ण रूक्षादि गुण भी बढ़ता है, क्योंकि तेज में रूक्ष परुष विशद उष्ण तीक्ष्ण गुण होते हैं, वो वायु के बढ़ते हैं। यानी उष्ण गुण सेवन आपने किया, पित्त वृद्धि हुई, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़े, लेकिन उसी समय विरोधी यानी जो शीत है, उनके शीत गुण क्षीण होते हैं। वायु का शीत गुण नष्ट होता है, श्लेष्मा का शीत सांद्र गुण नष्ट होकर वो विलयित होता है, जैसे वसंत में होता है। यानी एक गुण जिसका समान है, उष्ण गुण पित्त का समान है, तो पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन उसी समय वायु का शीत गुण का क्षय करेगा। श्लेष्मा के शीत सांद्र गुण का क्षय करेगा। और वायु में जितने भी आवश्यक स्निग्धादि गुण होने चाहिए उनका क्षय करेगा। यानी उष्ण गुण पित्त का बढ़ता है, वायु का शीत गुण कम होता है, वायु का आवश्यक प्राकृत स्निग्ध श्लक्षण मृदु ये गुण कम होते हैं। वायु को अपना कार्य करने के लिए शरीर में प्राकृत स्निग्धता, प्राकृत लक्षणता,
प्राकृत पिच्छलता, प्राकृत ऊष्मा आवश्यक है। और जब हम उष्ण द्रव्य सेवन करते हैं जो तेज प्रदान है, उसमें रुक्ष परुष विशद तीक्ष्ण ये गुण होते हैं, तो वायु का मृदु गुण समाप्त होता है, वायु का स्निग्ध गुण समाप्त होता है, यानी जितना प्राकृत के लिए आवश्यक है वो क्षीण होता है। इस प्रकार शरीर के प्राकृत गुणों का नाश होकर प्राकृत वायु समाप्त होता है और उसका परिणाम स्वरूप फिर वात प्रकोप काम करने लगता है। यानी एक गुण एक को वृद्ध करता है और दूसरी तरफ अन्य दोषों के उसके विपरीत गुणों को क्षीण करता है। दूसरी तरफ यदि उष्ण गुण का अतिरिक्त सेवन करते हैं तो उसी तेज रुक्ष परुष विशद तीक्ष्ण गुण से श्लेष्मा के मृदु, शीत, पिच्छिल, श्लक्षण, मृदु ये गुण भी क्षीण होते जाते हैं। यानी पित्त वृद्ध होता है, इधर श्लेष्मा के ये गुण क्षीण होते हैं और वायु के प्राकृत आवश्यक स्निग्धादि गुण समाप्त होते हुए वायु के गुण भी बढ़ने लगते हैं। ये कार्य एक साथ चलता है तीनों दोषों पर, ये समझना आवश्यक है। एक द्रव्य एक समय पे एक गुण की एक दोष में वृद्धि करता है, उस समय अन्य विपरीत गुणों का ह्रास करता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण का अपना अपना भिन्न स्वरूप है। जैसे अब आपने अतिरिक्त स्नेहन किया, गुरु स्निग्ध पिच्छिल सेवन किया, श्लेष्मा बढ़ता है, उसी समय वायु के लिए जो आवश्यक स्निग्ध गुण है, आवश्यक श्लक्षण गुण है, आवश्यक मृदु गुण है, वो अतिरिक्त बढ़ते हैं। यानी वायु के रुक्षादि गुण अतिरिक्त बढ़ते हैं। स्निग्धादि गुण जितने आवश्यक होने चाहिए थे वो समाप्त हो गए और अब वात प्रकोप का प्रारंभ हुआ। यानी अब रुक्षादि गुण बढ़ रहे हैं और ये अतिरिक्त भी बढ़ सकते हैं, इसी का नाम वात प्रकोप है। यानी गुरु स्निग्धा पदार्थ लोगे, श्लेष्मा बढ़ता है और वायु क्षीण होता है, वायु क्षीण होता है। कुछ गलत हो रहा क्या? जब श्लेष्मा बढ़ता है तो वायु के रुक्षादि गुण क्षीण होते हैं। जब स्निग्धादि गुण बढ़ते हैं तो वायु के रुक्षादि गुण अतिरिक्त गुण कम होते हैं, तो इसी का अवस्था का नाम है वायु क्षीण होना। ये एक साथ होता है, इसलिए ग्रंथकार कहते हैं वृद्धिर्वा विरोधिना। यानी एक गुण आप सेवन करोगे तो एक दोष का एक गुण बढ़ेगा, लेकिन जो द्रव्य जो दोष ये इसके विपरीत गुण धारण करता है वो बढ़ेगा। इस प्रकार
ये बताने का उद्देश्य क्या है वो बाद में बताता हूँ। इसके लिए अब टीका पढ़ेंगे हम। टीका में देखो, अभी हम यदि यस्य, मैं अगला श्लोक पढ़ता हूँ। यदि यस्य धातोः, यदि यस्य धातोः सर श्लोक क्रमांक हाँ तोच 5वालाच. वाचा वाचा वाचा. यदि यस्य धातोः वृद्धिकरं तत्ततो विपरीतगुणस्य धातोः प्रत्यवायकरं संपद्यते। हाँ, यदि यदि यानी जो, यस्य यानी जिसका, धातोः वृद्धिकरम, एक द्रव्य एक धातु की वृद्धि करता है, यानी धातु यानी यहाँ दोष संबंध हम ले, अभी दोषों का चल रहा है, हम दोष लेंगे। यस्य धातो वृद्धिकरम भवति ततो विपरीत गुणस्य, यानी उसके विपरीत गुण जिन जिन दोषों के हैं उनका क्षय करता है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। झाला सुरू झाला. हो झाला. वाचा योगपद्येन टीका. उपयुक्त भेषजेन यथा वृद्धिह्रासौ भवति भवताः तदाह यौगपद्येन इत्यादि विरोधिनाम् इति परस्पर विरुद्ध गुणानाम् एतद् एव उपपत्त्या साधयन्नाह यद्धि इत्यादि. यद्धि भेषजं यथा क्षीरं कफशुक्रादि वृद्धिकरं तत् कफशुक्रादेः विपरीतगुणस्य वातादेः प्रत्यवायकरं भवति ह्रासकरं भवति इत्यर्थः. बस इतना काफी है. यानी यौगपद्येन इत्यादि विरोधीनामिति परस्पर गुण विरुद्धानाम, यदि एक गुण कोई है, आप उदाहरण दे रहे हैं उसका, उस पर से देखेंगे कि उपपत्ति आह, उसका उदाहरण दे रहे हैं. यदि यदि भेषजम, जो द्रव्य आहार अथवा औषध, यथा क्षीरम, क्षीर कफवृद्धि कर है, तत् कफ शुक्रादे विपरीत गुण से, और ये दूध कफ शुक्रादि के, कफ के और शुक्र के विरुद्ध गुण रहने वाले जो भाव है, यानी वातादेहे, यानी वायु आदि का, ये क्या करते हैं, वातादेहे प्रत्यवायकरम भवति, उसके विपरीत है, उसका ह्रास करते हैं, ह्रासकरम भवति. ये महत्व का मुद्दा है. अभिप्राय ग्रंथकर्ता का ये है, ये ग्रंथकर्ता ये श्लोक को इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि जब श्लेष्मा अतिरिक्त वृद्ध होता है तब वायु अतिरिक्त क्षीण होता है. यानी दूसरा अर्थ यह है कि श्लेष्मा और वायु ये दोनों एक साथ क्षीण नहीं हो सकते. वायु और श्लेष्मा एक साथ क्षीण नहीं हो सकते.
वायु क्षीण हुआ, श्लेष्मा बढ़ेगा। वायु के गुण क्षीण हो गए, वृक्षादि गुण क्षीण हो गए, स्निग्धादि गुण बढ़ गए, श्लेष्मा बढ़ेगा। श्लेष्मा क्षीण हुआ, श्लेष्मा के स्निग्धादि गुण कम हो गए, वायु के वृक्षादि गुण बढ़ेंगे। ये एक साथ होता है। इसलिए श्लेष्मा वृद्धि, अश्लेष्मा क्षय और वात क्षय एक साथ नहीं हो सकता प्रकृत रूप में। अवरोध रूप की बात नहीं कर रहे हैं, परतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र की बात कर रहे हैं। इसलिए ग्रंथकर्ता को ये कहना पड़ा कि आप तीनों दोषों के क्षय होने की अवस्था जब आती है, तब श्लेष्मा क्षीण हो, तब वात वृद्ध होता है। और जब वात वृद्ध होता है, तब श्लेष्मा क्षीण होता है। जब श्लेष्मा क्षीण होता है, तब यदि आपको वायु के प्राकृत कर्मों की हानि दिखती है, तो ये समझ लो कि शरीर में वायु के प्राकृत कर्म नहीं हो रहे हैं। इसी का नाम वात क्षीण है। हालांकि वायु वृद्ध है वृक्षादि गुण से, किंतु प्राकृत वायु के कर्म के लिए जितनी स्निग्धादि गुण की आवश्यकता है, वो समाप्त होने के कारण जो शक्तिमान वायु है, अचिंत्य शक्ति वायु है, वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। इसलिए केवल दोषों के गुणों के आधार पर यह निर्णय कई बार करना असंभव है। इसलिए आपको वो दोषों के कर्मों, प्राकृत कर्मों का अध्ययन भी आवश्यक है। इस बात को बताने के लिए ये वाक्य है। अन्यथा, और इसकी महत्ता यह है कि तीनों दोष एक क्षण क्षीण होना गुणतः ये वैसे असंभव है, लेकिन कर्मतः हो सकते हैं। क्यों? प्राकृत दोषों की हानि होने से। हालांकि वायु के वृक्षादि गुण बढ़ेंगे, लेकिन वायु के वृक्षादि गुण बढ़ना, इसका दूसरा अर्थ यह है कि शरीर का प्राकृत कर्म बिगड़ना। तब जाकर वायु के कर्म क्षीण होते हैं, गुण क्षीण नहीं होते। गुण बढ़ते हैं, कर्म क्षीण होते हैं, क्योंकि कर्म करने वाला शरीर ये अब कर्म करने के लिए अनुकूल नहीं रहा है। इसलिए स्नेह बस्ती देकर आपको उसको अनुकूल करना पड़ता है, तब जाकर वायु अपना काम कर सकता है। ये बड़ा विषय कठिन है। मैंने प्रयास किया है। यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो मेरी गलती है, मैं कम पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप इस बात को पुनः 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 पढ़ते रहो, तो आपको इसकी महत्ता और वास्तविकता समझ में आएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और स्पष्ट करता हूँ। परसों मुझे एक फोन आया, एक 75 के ऊपर के साल का व्यक्ति इतना दुबला हो गया है कि अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता, क्षमता भी नहीं, बोलने का उत्साह भी नहीं, बोल भी नहीं सकता, आंखों से दर्शन भी कम हो रहा है। अब इस अवस्था वैसी देखा जाए तो श्लेष्मा वृद्ध की थी, श्लेष्मा वृद्ध था। वायु वार्धक्य के कारण धातु क्षीण था, यानी वैसे देखा जाए
तो वायु वृद्ध है, श्लेष्मा वृद्ध है। अब इस अवस्था में वृद्ध वायु होते हुए भी शरीर की प्राकृत व्यान चेष्टा, शरीर की प्राकृत प्राण चेष्टा, ये समाप्त हो गई थी, कम हो गई थी। इस अवस्था में उस व्यक्ति को उस चिकित्सक ने 50 ml घी पिलाया और घी पिलाने के बाद जैसे उल्टी हुई वैसे शरीर के वायु के प्राकृत कर्म को पुष्टि मिली और पेशेंट स्वयं उठकर बैठने लगा, बोलने लगा, चलने लगा, घूमने लगा। यहाँ पर वायु वार्धक के कारण धातु क्षीण से वृद्ध था, धातु क्षय से प्रकोप था, श्लेष्मा वृद्ध था। श्लेष्मा वृद्ध होने से वायु के गुण वैसे कम हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ प्राकृत वायु की निर्मिति नहीं थी, यानी इंद्रियों का पोषण नहीं हो रहा था। और धातु क्षय तो था ही, यानी लघु गुण से वायु वृद्ध था और वृक्षादि गुण से कुछ परिवर्तन आए थे, लेकिन धातु क्षीण होने के कारण जो वात प्रकोप हुआ उसके कारण से उसकी सभी इंद्रियों की कर्म हानि हो गई थी। और जैसे श्लेष्मा निकल गया और स्नेह से धातुओं को बल मिला, वैसे वो व्यक्ति अपने काम करने लगा, 3 दिन में चलता फिरता हो गया। इस प्रकार ग्रंथकर्ता का अभिप्राय ये है कि धातु दोष क्षय के लक्षण ये प्रायः बलवान अवस्था में, जीर्ण व्याधि में, वितमांस शोणित में आपको उसके कर्मों के क्षय के आधार पर देखने होंगे। इस प्रकार इस विषय को समझने का प्रयास करना है। मुझे भी ये विषय समझने में लगभग 50 साल लग गए। अब तक तो ये मैं ही कंफ्यूजन में था, लेकिन अब मेरे स्पष्ट हो गया मेरे लिए। अब इतना ही है कि ये थोड़ा सा गुणों की चर्चा में बताते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरा भी होता है, इसलिए इस विषय को यदि आप समझ पाए होंगे तो आनंद है, नहीं समझ पाए होंगे तो आपका दोष नहीं है, वो दोष मेरा है। लेकिन इस बात को आप बार बार पढ़ते रहो तो आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये विषय समाप्त हुआ है। अब दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चरक पर हम व्याख्यान कर रहे हैं, इस व्याख्यान का उद्देश्य जो है कि चरक के सूत्रों के ऊपर यावत शक्य सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण एक बार कहीं न कहीं स्थापित हो जाए, भले वो शब्दों के रूप में या वाक्यों के रूप में लिखित हो जाए, तो उसमें कुछ त्रुटि न रहे। इसलिए इस अध्याय में, यानी 17वें अध्याय, अपने ये जो अध्याय था हमारा 17वां अध्याय ये चल रहा था, इसमें ये विषय दोषों के क्षय का इसका आया था, क्षय वृद्धि का। अब इसमें जो कुछ मुद्दे हैं उनका स्पष्टीकरण में कहीं ना कहीं अगली वो विषय समझने के लिए अच्छे कहीं ना कहीं सोदाहरण स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे
दो दोष तरतम से वृद्ध होते हैं। कोई एक सामान्य होता है, कोई एक तम होता है। तो इसके उदाहरण मिलने चाहिए। दूसरा, कुछ क्षीण होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, इनके उदाहरण देखने चाहिए। इसलिए हम ग्रंथों से अब कुछ उदाहरण देखेंगे। पहले निकालिए प्रमेय अध्याय चिकित्सा स्थान अध्याय 6 श्लोक 6। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 6। क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य बस्तो धातुन प्रमेहान अनिलः करोति दोषो हि बस्तिं समुपेत्य मूत्रं संदुष्यमेहान जनयेत यथास्व। अब इस सूत्र का अर्थ समझेंगे। देखिए, क्षीणेषु दोषेषु, इससे मैं प्रारंभ से पढ़ता हूं। मेदश्च मांसम च शरीरजं च क्लेदो कफम वस्तिगतं प्रदूष्य करोति मेहान समुदीर्णम उष्णैः तानेम पित्तम परिदूष्य क्षीणेषु दोषेषु। पहले क्या होता है? श्लेष्मा मेद निकलता है, श्लेष्मा के साथ सौम्य धातु निकलते हैं, तो श्लेष्मा निकल जाता है। जो अतिरिक्त श्लेष्मा प्रमेय बड़ा है वो निकल जाता है और परिणाम स्वरूप अब पित्त बचता है। और ये पित्त भी अब निकलने लगता है, पित्त भी निकल गया। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं क्षीणेषु दोषेषु, दोष क्षीण हो गए। यहाँ पर श्लेष्मा क्षीण है, पित्त क्षीण है। अब वास्तव में अब ये वातज प्रमेय है, मधुमेह है। अब तीसरे इसमें क्या होता है? अब वस्तु धातून प्रमेहान अनिल करोति। अब सभी धातुओं को क्षीण करने के बाद अब यहाँ वातवृद्धि हो गई है। अब वातवृद्धि होने के कारण धातु क्षय हो गया है। अब ये धातु क्षय हुआ है, इस समय ओज, लसिका ऐसे अन्य धातुओं का श्राव करने लगता है। इसका नाम मधुमेह है और इसको कहते हैं वातज मधुमेह। इसमें शरीर के सौम्य धातु क्षीण हुए हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र आदि के सौम्य भाव क्षीण हो गए हैं। बचे हैं वो असौम्य भाव। अब वो भी आने लगते हैं, उसमें ओ जाता है। ये थोड़ा शेष है, ये सौम्य है, ये क्षीण नहीं हुआ है, ये आता है। और इन सब का इस सब अवस्था का नाम उन्होंने दिया है वात वृद्धि। इसलिए उसको वात प्रकोप, और उसके लिए इसलिए कहते हैं वातज प्रमेह। लेकिन इस समय अब शरीर में पित्त श्लेष्मा क्षीण है। पहले श्लेष्मा निकल गया, अब पित्त निकल गया, धातु भी निकल गया, सौम्य धातु भी निकल गया। अब इस अवस्था में तीनों दोष क्षीण कैसे हो सकते हैं? वात पित्त क्षीण हो गया, मैं समझ सकता हूं। ये पित्त श्लेष्मा क्षीण हो गया, मैं समझता हूं। लेकिन यहाँ दोषेषु शब्द है, यानी वायु भी कर्मतः क्षीण होता है।
इसलिए प्रमेह में वात वृद्धि होने के बाद भी शरीर के प्राकृत कर्मों में हानि प्रारंभ हो जाती है। कर्मक्षय, दौर्बल्य, सुप्ति आदि आने लगते हैं। यानी पित्त वृद्ध है तो पित्त क्षीण है, श्लेष्मा क्षीण है, वायु वृद्ध है, लेकिन तीनों दोषों के कर्म आपको क्षीण मिल सकते हैं। यानी पित्त के कर्म में प्रवाह हानि होती है, तेज हानि होती है, साधक पित्त का अभाव होता है और वायु के द्वारा किए जाने वाले सभी शरीर की प्राकृत क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये ग्रंथकर्ता का दोषेषु कहने का अभिप्राय है। क्षीणेषु दोषेषु अमुकृष्य वस्तु, दोष क्षीण हो गए और अब वात वृद्ध भी हो गया है, लेकिन दोषों के क्षय के लक्षण आपको तीनों के कर्म क्षय मिल सकते हैं। ये उनका कहने का अभिप्राय है। इसलिए क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य वस्तु धातून् वृद्धः अनिलः प्रमेय मधुमेहं करोति। मीहान जनयेत यथास्वम, यथास्वम का अर्थ है वातज प्रमेह करता है, जिसको मधुमेह कहा जाता है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे 55 श्लोक उसी अध्याय में। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 55। दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधुपमं स्यात् द्विविधो विचारः क्षीणेषु दोषेषु अनिलात्मकः स्यात् संतर्पणात् वा कफसंभवः स्यात्। देखिए इसमें प्रमेह की अवस्था बताई है। मधुमेह दो प्रकार का होता है। एक 17वें अध्याय में आया हुआ संतर्पणजन्य मधुमेह और एक मधुमेह वातोत्तर मधुमेह यानी श्लेष्मा वात प्रधान मधुमेह। ये श्लेष्मा क्षय के बाद कफज प्रमेह के बाद अंत में होने वाला ये उसका ये दोनों में मधुमेह होता है। मधुपमं स्यात् विविधो विचारः सपिच्छ मधुरम दृष्ट्वा, मूत्र सपिच्छ मधुर देखकर और मधुपम उसका गंध भी होता है, वो देखकर ऐसे लगता है कि ये संतर्पणोत्थ है या अपतर्पणोत्थ है। तो ये अपतर्पणोत्थ कौन सा है? तो क्षीणेषु दोषेषु अनिलात्मकस्यात्, दोष क्षीण हो गए हैं, इसलिए ये अनिलात्मक है। यह अनिलात्मक है कहने के बाद अभिप्राय यह है कि वातज है। क्षीण दोष कौन से हैं? श्लेष्मा पित्त है। अब चक्रपाणी इस पर टीका करते हैं, वो इस प्रकार की है कि दोषेषु, देखो ऊपर से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तथापि दोष संबंधात दोष शब्दों अत्र ज्ञेयः। क्षीणेषु दोषेषु ये दोषों के लिए है। और वो कैसे हैं? दोषेषु इति कफपित्तेषु, दोषेषु इति कफपित्तेषु। इसके बाद चक्रपाणी लिखते हैं द्वयोः, द्वयोः ये दो हैं,
पित्त और श्लेष्मा इनका बहुवचन क्यों किया? इनका बहुवचन क्यों किया? तो लिखते हैं व्यक्ति अपेक्षया बहुत्वात्। व्यक्ति अपेक्षया बहुत्वात् यानी दोषों के क्षय की अपेक्षा तो दो की थी, लेकिन क्षय के कर्म तीनों के दिख सकते हैं, इसलिए दोषेषु कहा है। दोष व्यक्ति अपेक्षया बहुत्वात्, व्यक्ति दो के हैं लेकिन कर्मक्षय तीन का हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दोष शब्द आया है। अब हम जाएंगे ज्वर चिकित्सा में। ज्वर चिकित्सा अध्याय 3। पहले देखेंगे 164 सर यही सूत्र है, अतः ऊर्ध्वम कफे मंदे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 सूत्र क्रमांक 164। अतः ऊर्ध्वम कफे मंदे वातपित्तोत्तरे ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिः पानम यथा अमृतम। अब यहाँ पर दोषों के क्षय वृद्धि की प्रत्यक्ष अवस्था आपको बता रहे हैं। अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद आपने लंघन दिया, पाचन दिया, कषाय दिए, 10 दिन तक कषाय दिया आपने। क्या होता है? कफे मंदे, कफ मंद हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और वात पित्तोत्तरे ज्वरे, वायु और पित्त ये बढ़ते हैं, और इसमें ये हो सकता है पैत्तिक ज्वर हो तो पित्त तम और वायु तर होगा। यदि वात ज्वर है तो वात तर होगा, पित्त तर होगा और वायु तम होगा। इस प्रकार यह अवस्था वातपित्तोत्तरावस्था है, श्लेष्मा क्षीण है। इसलिए अब यहाँ पर परिपक्वेषु दोषेषु, यदि दोष पक्व है, निरामावस्था आ गई है, तो यहाँ पर आप वात वृद्धि है, पित्त वृद्धि है, आप घृतपान कर सकते हो, श्लेष्मा क्षीण है। इसलिए ये अवस्था व्यवहार में आपको दिखती है। इसके बाद का एक 65 नंबर है, वही पढ़ लो, बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा, 10 दिन निकल गए हैं, फिर भी यदि कफोत्तर है, कफ मंद नहीं है, वृद्ध है, घृतपान मत कराइए, यानी श्लेष्मा को क्षीण और करिए। यदि श्लेष्मा ज्वर है तो तब तक मत दो, और श्लेष्मा क्षय होने के बाद स्वाभाविक है कि विरुद्ध गुण के पित्त और वायु बढ़ेंगे।
और इसमें आपको इन दोनों के वृद्धि के लक्षण भी मिलेंगे। इस अवस्था में आप घृतपान कर सकते हो और ये अवस्था तीव्रतम न होने के कारण इसमें आपको कर्मों का क्षय प्रत्येक रुग्ण में नहीं मिलेगा, तो उसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसी अध्याय में 216 और 17 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 सूत्र क्रमांक 216 ज्वराः कषायैः वमनैः लङ्घनैः लघुभोजनैः वृक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिः तेषां विषज्जितम् वृक्षं तेजः ज्वरकरं तेजसा रुक्षितस्य च यः स्यात् अनुबलः धातुः स्नेहबध्यः स च अनिलः। ये यहाँ पर पित्त और वायु बड़े हैं। क्यों? आपने कषाय दिया, वमन दिया, लंघन दिया, लघु भोजन दिया, परिणाम शरीर रुक्ष हो गया है। और ये रुक्ष शरीर और रुक्ष पित्त दोनों अनुबंधित है, एक दूसरे को मदद करते हैं। ये अब शांत करने हैं तो आपको यहाँ पर घृतपान करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ श्लेष्मा क्षीण है और वात पित्त वृद्ध है। इसी प्रकार श्लोक क्रमांक 167 67 165 166 ये 167 अध्याय 3 सूत्र क्रमांक 167 दाह तृष्णा परितस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरं बद्ध प्रच्युत दोषं वा निरामं पयसा जयेत्। अवस्था वही है, लक्षण भिन्न है। निराम है और दोष बद्ध है। हम देखेंगे 172 नलू हाँ सर, अम्मा श्लोक नंबर बचा 172 ज्वरे पुराणे संक्षीणे ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढ़ाग्नये वृक्षबद्ध पुरुषाय प्रदद्यात् अनुवासनम। देखिए अवस्था बदल गई है, ज्वर पुराण हो गया है, कफपित्त क्षीण हो गए हैं, यानी वायु वृद्ध हुआ है। पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढ़ाग्नये, कफपित्ते संक्षीणे, कफपित्त क्षीण हो गया है, वायु बढ़ा है। अब अवस्था यह है कि रुक्षबद्ध पुरुष अवस्था है, प्रदद्यात् अनुवासनम। अब केवल वातवृद्धि है, यहाँ पर आप अनुवासन दे सकते हो। कफपित्त क्षीणे वातवृद्धि है, अनुवासन देकर आप उसको ठीक कर सकते हो। इस प्रकार ये अवस्था आपको क्षीण दोषों की भी मिलती है, और तीनों दोषों के क्षीण की अवस्था आपको वार्धक्य में और असाध्य व्याधि में, जीर्ण व्याधि में और
अरिष्ट अवस्था में तीनों दोषों के कर्मों के क्षय की अवस्था आपको मिल सकती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। इस प्रकार क्षीण दोषों का यह उदाहरण यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद हम अपने अगले अध्याय में जाएंगे। इसके बाद एक विषय बाकी रहता है, वो अगले सत्र में लूंगा, ओजः क्षय का। वो 17वें अध्याय में आता है, लेकिन उस पर भी भाष्य करना अनिवार्य है, वो अगले सत्र में करेंगे। आज हम जाएंगे अपना अगला अध्याय। 18वां अध्याय सूत्र क्रमांक 53। दोष प्रकृति वैशेष्यं नियतं वृद्धि लक्षणं दोषाणां प्रकृतिः हानिः वृद्धिः च एवं परीक्षते। नहीं, अपना 18वां अध्याय, पुढचा अध्याय अष्टोदरी हा संपला. त्रिशोथी संपला. हा संपला. आता 19वां अध्याय शुरू कर देते हैं. प्रस्थान अध्याय 19 सूत्र क्रमांक 1 अथा तो अष्टोदरीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्म आह भगवान अत्रेय. अब यहाँ पर हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और 17वें अध्याय का एक विषय बाकी है, ओज का, तो उसको अगले सत्र में लेंगे. तो अब ये अष्टोदरी अध्याय शुरू होता है. और इसमें अष्टोदरीय नाम देने का कारण यह है कि प्रारंभ इस शब्द से किया है, अष्टोदर से किया है. यह खलु अष्टोदराणी, 8 उदर है, ऐसे प्रारंभ किया है, इसलिए इसका नाम अष्टोदर दिया है. और इसमें अब व्याधियों की गणना की है. अब व्याधियों की गणना हम पढ़ेंगे, क्रमशः पढ़ो. खलु चरक सूत्रस्थान अध्याय 19 सूत्र क्रमांक 3 इह खलु अष्टौ उदराणि अष्टौ मूत्राघाताः अष्टौ क्षीरदोषाः अष्टौ रेतोदोषाः सप्त कुष्ठानि सप्त पीडकाः सप्त विसर्पाः षड् अतिसाराः षड् उदावर्ताः पंचगुल्माः पंचप्लीहदोषाः पंचकासाः पंचश्वासाः पंचहिक्काः पंचतृष्णाः पंचछर्दयः पंच भक्ति आस्य अनशन स्थानानि पंचशिरोरोगाः पंचहृद्रोगाः पंचपाण्डुरोगाः पंच उन्मादाः चत्वारः अपस्माराः चत्वारः अक्षिरोगाः चत्वारः कर्णरोगाः चत्वारः प्रतिशायाः चत्वारः मुखरोगाः चत्वारः ग्रहणीदोषाः चत्वारः मदाः चत्वारः मूर्छायाः चत्वारः शोषाः चत्वारि क्लैब्यानि त्रयः शोफाः त्रीणि किलासानि त्रिविधं लोहितपित्तं द्वौ ज्वरौ द्वौ व्रणौ द्वौ आयामौ द्वे गुध्रस्यौ द्वे कामले द्विविधम् आमं द्विविधं वातरक्तं द्विविधानि अर्शांसि एक उरुस्तम्भः एक सन्न्यासः एकः महागदः 20 कृमिजातयः 20 प्रमेहः 20 योनिव्यापदः इति 48 रोगाधिकाराणि अस्मिन् संग्रहे समुद्दिष्टानि. इस संपूर्ण ग्रंथ में इतने व्याधियों का वर्णन है. अब ये वर्णन, ये उसकी संख्या गणना मात्र की है, संख्या दी है. अब इसके बाद इस संख्यात्मक विवरण का स्पष्टीकरण देना प्रारंभ करते हैं. तो पहले वो पढ़ेंगे और फिर इन पर चर्चा करेंगे. अब पढ़िए आगे. एतानि यथोद्देशम, पढ़ो. सूत्र क्रमांक 4 एतानि यथा उद्देशम अभिनिर्देक्ष्यामः. अष्टौ उदराणि इति वात पित्त कफ सन्निपात प्लीह बद्ध छिद्र दकोदराणि. अब यहाँ पर अष्टौ उदराणि, वातज पित्तज कफज सन्निपातज. सामान्यपणे ग्रंथकर्ता
व्याधियों का वर्णन करते समय वातज पित्तज कफज ऐसा ही करते हैं। और ये कहते हैं कि शरीर में वो कहीं भी हो तो स्थानानुरूप लिंगों के अधिकरण से उनका भिन्न भिन्न नामकरण किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ शब्द हैं। चत्वारो अक्षिरोगाः, चत्वारो कर्णरोगाः, चत्वारो प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः। अब इसका अभिप्राय यह है कि इस चरक में, चरक ग्रंथ संहिता में, ये शालाक्य ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ काय चिकित्सा का है। इसलिए अक्षरों के हमने 4 बताए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातिक। और उसी प्रकार कर्णरोग बताए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातिक। मुखरोग बताए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातिक। 4 बताए हैं। इनका कहने का अभिप्राय क्या है वो देखने के लिए हमें अब चिकित्सा स्थान के 126वें चिकित्सा स्थान का 26वां अध्याय वहां पर जाना है। चलो, तो उसमें 26 या 13 26 अध्याय श्लोक नंबर 125 से 28। अरोचक निदान। अरोचक निदान उसके बाद का 1 मिनट है। कर्णरोग निदान। हाँ, वाचा। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26 सूत्र क्रमांक 127। नादः अतिरुक् कर्णमलस्य शोषः स्रावः तनुः च अश्रवणं च वातात् शोफः सरागः दरणं विदाहः सपीतपूतिश्रवणं च पित्तात् वैश्रुति अकण्डु स्थिर शोफ शुक्ल स्निग्ध श्रुतिः श्लेष्म भवे अल्परुक् सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात् स्रावः च तत्र अधिकदोषवर्णः। हो गए 4 बताए हैं। ऐसे ही आगे भी है, तब एक क्रमशः देखेंगे हम। तो अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। अब हम पढ़ेंगे 129 130 पढ़ो। चरक चिकित्सा सन अध्याय 26 सूत्र क्रमांक 129। अल्पः तु रोग अनुपदेहवांश्च सतोद भेद अनिलज अक्षिरोगे पित्तात् सदहः अतिरुजः सरागः पीत उपदेहः सुभृश उष्णवाहि शुक्लोपदेहं बहुपिच्छिल अश्रु नेत्रं कफात् स्यात् गुरुता सकण्डुः सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात् नेत्रामयः षण्णवति अस्तु भेदः षण्णवतिः तु भेदात् तेषाम् अभिव्यक्तिः अभिप्रदिष्टा शालाक्यतन्त्रेषु चिकित्सितं च पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेन अत्र नः प्रयासः।
देखिए चालाक्य के विषय यहाँ पर आए हैं। कर्ण रोग आया है, नेत्र रोग आया है, शिरोरोग आया है, नासा रोग आया है। अब कहते हैं कि सर्वाणि रूपाणि सन्निपतात कहने के बाद नेत्रामयाः, नेत्रस्य आमयाः, नेत्रामयाः कितने हैं? षण्णवति, षण्णवति यानी 96। इतने भेद आप कर सकते हो? हमने 4 बताए हैं और सुश्रुत ने ये किए हैं क्योंकि वो उनका अधिकार है। हम यहाँ पर केवल चिकित्सा के उद्देश्य से कह रहे हैं और इन्होंने इन 96 व्याधियों की दोषित चिकित्सा इस अध्याय में दी है। यानी मूल 4 वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक, और ये 4 दोषों के अनुसार इन 96 द्रव्यों की चिकित्सा एक साथ बता दी है, उनका वर्णन नहीं किया है। यानी स्थानानुरूप लिंगेश शेषान विनिर्दिशेत। अन्यों को हम कैसे समझेंगे? स्थानानुरूप लक्षणों के आधार पर समझेंगे। और चिकित्सा कैसे करेंगे? हेतु, प्रकृति यानी दोष, समुत्थान और अधिष्ठान भेद से करेंगे। ग्रंथकर्ता का जो अभिप्राय 3 अध्याय में चल रहा है, क्या अपरिसंख्य व्याधि है, सबकी गणना नहीं कर सकते हम यहाँ की 5 करेंगे, 4 करेंगे और स्थानानुवेद से और मिले तो अपने अपने क्षेत्र में हमें करना है। जैसे मैंने कहा कि रुद्रोग 5 है, स्थानारूप हो सकता है अर्थ विज्ञानी कोई हो, अर्थशास्त्री हो, अर्थ यानी हृदय, उसका उल्लेख चरक में है अर्थशास्त्री का, वो उसके 100 प्रकार कर सकता है, लेकिन वो सब कैसे होंगे? स्थानानुरूप लिंग से होंगे, चिकित्सा दोषों की होगी। इस प्रकार अब देखिए श्लोक नंबर 122 उसी में उसी में 122 चरक संहिता चिकित्सा सन अध्याय 26 सूत्र क्रमांक 122 संस्थान शालाक्य तंत्रे अभिहितानि तेषां निमित्त रूप आकृति भेषजानि यथा प्रदेशं तु चतुर्विधस्य क्रियां प्रवक्ष्यामि मुखामयस्य। 4 प्रकार की चिकित्सा हम बता रहे हैं, वात पित्त कफ श्लेष्मा सान्निपातिक की, लेकिन ये कैसी? निमित्त प्रकृति भेद भेषजानी, हेतु रूप और अधिष्ठान भेद से भिन्न भिन्न होगी। यथा प्रदेश चिकित्सा आपको करनी है, लेकिन व्याधि कितने हैं? 122 पढ़ो। संस्थान दूष्य आकृति नाम भेदाः च एते 64 विधा भवन्ति, 64 होंगे। हमने 4 बताए हैं, इसका अर्थ 4 है ऐसा नहीं है। स्थानानुरूप 64 होंगे और चिकित्सा प्रकृति, दोष, समुत्थान और अधिष्ठान के भेद से भिन्न भिन्न करेंगे। आधार, हेतु और दोष और अधिष्ठान, नाम कुछ भी हुआ तो चिकित्सा चतुर्विध है। यथा प्रदेशम चतुर्विध से चिकित्सा, ये ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है। इसी प्रकार अब अपने मूल अध्याय में आइए 19वें। अष्ट उदराणी, अब इसको अष्ट उदराणी कहा। वात पित्त कफ सन्निपातिक हो गए, 5 हो गए। अब ये 3 जो है वो स्थानानुरूप लिंग से है। बद्धोदर, छिद्रोदर, प्लिहोदर,
ये स्थानानुरूप लिंग से, इनके भी वात पित्त का आप भेद कर सकते हो चिकित्सा के दृष्टि से। अधिष्ठान, हेतु, दोष और अधिष्ठान भेद से आप चिकित्सा भिन्न भिन्न कर सकते हो। इसलिए ज्ञात जो है वो 3 है, वातज, पित्त, प्लिहोदर या कृतोदर, वातज पित्तज का फल सन्निपातिक, बद्धोदर वातज पित्तज का फल सन्निपातिक, छिद्रोदर पित्तज वातज का फल सन्निपातिक। इस प्रकार आप परिवर्तन कर सकते हो। यानी यहाँ पर एक बताया है, मूल ये कितने 4 ही है, लेकिन स्थानानुभेद से कितने हुए 3, और 3 की संख्या ये बढ़ सकती है। ये 3 ज्ञात है, उनका वर्णन किया है। अधिष्ठान भेद से आप इनको भी बढ़ा सकते हैं, ये ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है। आज यही रुकते हैं, आगे कल देखेंगे। सर एक प्रश्न था, जो अभी हमने ज्वर चिकित्सा में वृक्षबद्ध पुरुष में अनुवासन बस्ती का रेफरेंस देखा, तो कोई रुग्ण में अगर ज्वर का इतिहास न हो और फिर भी कफ क्षीण पित्त क्षीण की अवस्था हो और साथ में वृक्षबद्ध पुरुष हो, तो उसमें अनुवासन बस्ती दे सकते हैं क्या? फिर से एक बार, मुझे नहीं समझ में आया, आवाज खूब आ रहा है। 1 मिनट। हाँ बोलो। जो वातपित्तो वृक्षबद्ध पुरुष में अनुवासन बस्ती देने के लिए जो कहा गया है, कोई व्यक्ति को अगर ज्वर न हो और कफ पित्त क्षीण अवस्था हो और वृक्षबद्ध पुरुष हो, तो उसे भी अनुवासन बस्ती दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। बद्ध वृक्ष पुरुषाय दिने दिने, प्रतिदिन दे सकते हो आप। यदि बलवान व्याधि है तो रोज दे सकते हो। वृक्षबद्ध पुरुषाय स्नेह बस्ती दिने दिने, चरक सिद्धिस्थान अध्याय 6। श्लोक नंबर 46। सॉरी, अध्याय 5वां, अध्याय 5, 5वां अध्याय। सर सूत्र श्लोक नंबर 46, 47। 5वें अध्याय में श्लोक इतने हैं नहीं। 46 सिद्धिस्थान 46। श्लोक क्या है? 46 के नंबर, वृक्ष नित्यस्तु दीप्ता अग्निर व्यायामी मारुतामयी। 46 सिद्धिस्थान, सॉरी अध्याय 4 का, अध्याय 4, अध्याय 4। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 46। वृक्ष नित्यः तु दीप्ताग्निः व्यायामी मारुतामयी वंक्षण श्रोणी उदावर्त वातः च अर्हा दिने दिने। दिने दिने वृक्ष नित्य पुरुषाय दीप्ताग्निर व्यायामी मारुतामयी वंक्षण श्रोणी उदावृत्त वातार्ताश्च दिने दिने।
इन व्यक्तियों को प्रतिदिन देनी है। और अंतिम पंक्ति पढ़ो, सबसे महत्वपूर्ण है। अतो अन्येषां त्र्यहात् प्रायः स्नेहम पचति। अन्य व्यक्तियों में अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, ये 3 दिन के बाद देना है। अतो अन्येषां त्र्यहात् प्रायः स्नेह पचति। हर व्यक्ति को अनुवासन निरोह लगातार नहीं देना है। निरोह दिया, स्नेह बस्ती दिया, आपको 3 दिन रुकना है, फिर निरोह देना है, फिर अनुवासन देना है, फिर रुकना है 3 दिन। किसमें? जिसमें वातोत्तरावस्था नहीं है, वृक्षबद्ध पोजीशन नहीं है, और निबंध है, उदावर्त है, कुछ भी है, तो वहां पर यदि आपको काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती करनी है तो उसमें आपको दिने दिने नहीं देना है। अनुवासन के बाद 3 दिन रुकना है। उसकी टीका देखो, टीका बहुत बढ़िया है। टीका में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 पांचवी लाइन, प्रत्यह दान, पढ़ो। प्रत्यह दानात् दान उपपत्तिमाह। एषमित्यादि त्रयात् स्नेहं पचति इति पक्वाशय उपलेपकं स्नेहं बहिः निःसृतेन ऊष्मणा पचति। यद्यपि अत्र अग्निना ऊर्ध्वस्थितेन तादृशः सम्बन्धः स्नेहस्य नास्ति, तथापि जठरस्य एव विमिश्रितैः एव अवयवैः तत्पावको वक्तव्यः। यानी पक्वाशय में अग्नि पाव ये नहीं है, जाठस्थ अग्नि नहीं है, लेकिन वहां के उष्मा से पचने को उसको 3 दिन लगते हैं। किसमें? जिसमें वातोत्तर अवस्था नहीं है, श्लेष्म पित्तोत्तर अवस्था है, अथवा वायु बलवान नहीं है, तो उसमें आपको देर प्राकृत है, तो उसमें आपको 3 दिन के बाद स्नेह बस्ती देना है, रोज नहीं देना है। लेकिन वातोत्तर अवस्था में रोज दे सकते हो। बोलो, तो क्या? हाँ सर।